हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आई होप आपको जो सीरीज़ चल रही है पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ आ रही होगी। आप एंजॉय कर रहे हो इस सीरीज़ को। एंड इस सीरीज़ के अंदर ही आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के ऊपर। ऑल्दो लास्ट लेक्चर के ऊपर हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन करा था सिस्टम कॉल्स के ऊपर, प्रैक्टिकल्स करे थे उसके। देखा था कि भाई सिस्टम कॉल कितने टाइप की होती हैं, एक्चुअली होती कैसी है, किस तरीके से एप्लीकेशन डायरेक्टली कर्नल के साथ कॉन्टैक्ट करता है थ्रू योर सिस्टम कॉल्स। एंड बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव और डीप लेक्चर था वो। मतलब पहला लेक्चर था मैं कहूँगा जहाँ पे हम थोड़ा टेक्निकल गए थे, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर गए थे, क्योंकि उससे पहले के लेक्चर्स जो थे वो बहुत थ्योरेटिकल थे, इजी थे, जस्ट हमें इंट्रोड्यूस होना था टॉपिक से, बस इतना ही। बट कल के लेक्चर में हमें ब्रेनस्टॉर्म करना था, हमें सोचना पड़ रहा था कि या इस तरीके से लिंक करना पड़ रहा था कि बैकएंड में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम इनको यूज़ करता है। इसीलिए थोड़ा सा टिपिकल लेक्चर था। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो इट्स नॉर्मल, जस्ट एक दो बार वीडियोस को और देखना, चैट जीपीटी के साथ आप डिस्कशन करना इस टॉपिक के ऊपर, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। इवन आई से आफ्टर जस्ट लर्निंग अ टॉपिक, जस्ट गो टू चैट जीपीटी एंड टीच हिम सो दैट यू कैन जस्ट ग्रैब द होल कंसेप्ट एंड वो आपको कुछ और चीज़ें बताएगा, आपको उन्हें याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप शार्प कर सकते हो अपनी नॉलेज को। ओके, बट अब आज एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा आपसे, जो शायद ही आप लोगों ने सोचा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को रैम में लेके कैसे आता है। बिकॉज डे वन पे जब हम डिस्कस कर रहे थे डेफिनेशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मैंने सिंपल ये डेफिनेशन दी थी कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर, इज़ एन अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। मीन्स है तो सॉफ्टवेयर ही, एंड सॉफ्टवेयर या फिर आप कह लो प्रोग्राम या एप्लीकेशन, वो तब तक काम नहीं करती जब तक वो रैम में नहीं आती। और जब पूरा सिस्टम बंद है तो कैसे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में आता है एंड वर्क करता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए था। अगर नहीं सोचा, अब सोच लो। ठीक, कि भाई जब भी हम एक लैपटॉप का या अपने सिस्टम का पावर बटन ऑन करते हैं, तब उस मोमेंट से लेकर हमारा डेस्कटॉप हमको जब दिखता है, उस मोमेंट में तो स्क्रीन के पीछे हो क्या रहा है, ठीक कौन से कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, क्या ये मैजिक है, साइंस है ना। तो इन्हीं सवालों के आज हम जवाब देंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पावर दबाते ही डायरेक्टली ओएस आता है, तो ऐसा नहीं है। इस बीच हमारे पास लमसम 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है। आज हम इनको अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। ठीक, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक प्रैक्टिकल कमांड बताऊंगा सो दैट आप चेक कर सको कि भाई आपका बूट ऑर्डर क्या है, आपका बूट टाइम क्या है इन लिनक्स एंड विंडोज़ बोथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 से। सो स्टेप 1 ऑफ आवर होल बूटिंग प्रोसेस इज़ पावर ऑन। यस, जब आप अपने सिस्टम के बटन को प्रेस करते हो तो सोचो क्या होता है। मैं बताऊं, कुछ नहीं, जस्ट आपके पूरे मदरबोर्ड के सर्किट के अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। यस, मदरबोर्ड अगर आपको नहीं पता तो ये ना आपके लैपटॉप या पीसी का मेन सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें आपका सीपीयू, रैम, स्लॉट्स सब लगे हुए होते हैं। ठीक, ये आप समझ के चलो कि आपके पूरे स्केलेटन है बॉडी का। गॉट इट। सो अभी तक ना कुछ भी ऑन नहीं था। मीन्स जब आपने बटन को प्रेस करा तो उससे पहले ना सब कुछ ऑफ था। मतलब क्या हुआ कि एक कोल्ड बूट मोमेंट है ये। मतलब समझाता हूँ, देखो क्या होता है। लेट सपोज आपने अपने सिस्टम को स्लीप पे लगा रखा है। देन स्लीप पे लगाने के बाद अगर आप बटन क्लिक करोगे अपना, तो ये स्टेप नहीं होगा, क्योंकि आपका सिस्टम तो ऑलरेडी ऑन है। मदरबोर्ड में सर्किट में मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी फ्लो कर रही है, सिस्टम बस स्लीप मोड में है, तो ये कोल्ड मोमेंट नहीं है। बट पावर बटन दबाने से पहले अगर आपका सिस्टम पूरा ही शांत है, मतलब आपने उसको पावर ऑफ कर रखा है, देन आप अगर बटन क्लिक करते हो तो एक कोल्ड बूट मोमेंट है। मीन्स काफ़ी टाइम से सिस्टम आपका बंद था, आपने अब इसको क्लिक करके ऑन कर दिया। मीन्स वो मोमेंट जिससे पहले आपका सिस्टम पूरी तरीके से बंद था एंड तब आपने बटन क्लिक करा, तो वो था कोल्ड बूट मोमेंट। मीन्स एवरीथिंग प्रीवियसली इज़ ऑफ, कुछ भी ऑन नहीं था। ओके, अब क्या होता है, अब ना एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट काम करता है जिसको हम कहते हैं PSU, विच स्टैंड्स फॉर योर पावर सप्लाई यूनिट। ये क्या होता है? अच्छा, PSU बेसिकली मैं अगर आपको समझाना चाहूँ सिंपल टर्म्स में, तो ये एक कन्वर्टर होता है जो आपका घर में देखो 230 वोल्ट्स आपका ऑल्टरनेट करंट आता है ना, जो घर की बिजली होती है इंडिया के अंदर 220 वोल्ट 240 वोल्ट्स। अब इसको ना ये स्टेबल DC वोल्टेज में 12 वोल्ट 5 वोल्ट 3 वोल्ट आपकी बैटरी के हिसाब से उसमें कन्वर्ट कर देता है। अब तो अभी बताओ यार कि भाई इतनी ज़्यादा वोल्टेज को कैसे कैसे झेलेगा आपका सिस्टम अगर आप डायरेक्ट पावर चला रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि कन्वर्टर होता है बेसिकली, क्योंकि हम सबको पता है जो हार्डवेयर वगैरह होते हैं सिस्टम के हमारे, वो DC सर्किट में चल रहे होते हैं, ना कि आपके AC में। आज मैं फिजिक्स में जा रहा हूँ, बट ठीक है, समझ में आ गया। PSU बेसिकली एक आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो आपके AC को कन्वर्ट करता है DC के अंदर। ठीक, अच्छा, PSU करता क्या है और
कन्वर्जन के बाद यहाँ पे इसका मेन काम क्या है, वो ना ये चेक करता है कि आपके सारे वोल्टेज लेवल सेफ रेंज में है या नहीं। ठीक, अब ये जो आपकी स्पेशल हार्डवेयर चिप है PSU, ये बस ये वेरीफाई करता है कि जो आपका एवरी वोल्टेज लेवल है वो करेक्ट है या फिर सेफ है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तब वो ना मदरबोर्ड को एक सिग्नल भेजेगा कि पावर गुड सिग्नल, ये उसका नाम है पावर गुड सिग्नल। ठीक, ये एक सिग्नल है सो दैट ये बता सके भी मदरबोर्ड को कि आप अपना काम शुरू कर सकते हो। ओके, सिंपल से मतलब ये जैसे लेट्स सपोज आप एक एनालॉजी समझ सकते हो कि PSU जो है ना वो आपके घर का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। वो होता है ना आपके एसीज वगैरह वगैरह में लगा होता है, वो होता है एक तरीके से। ठीक, ये करता है पहले चेक करता है कि करंट सेफ है या नहीं, अगर सेफ है तभी आपके डिवाइसेस को पावर देगा। सिंपल। ओके, अब एक चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है कि इस पॉइंट तक OS का कोई रोल नहीं है, यहाँ प्योर काम आपके हार्डवेयर लेवल पे हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने कभी पावर फ्लक्चुएशन की वजह से PC रिस्टार्ट होते हुए देखा है? कि भाई मतलब बहुत बार हो रहा है आपका सिस्टम ऑफ ऑन ऑफ ऑफ, आपकी पावर ऑन ऑफ हो रही है, तो मतलब देखा कभी कभी? अगर हाँ तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये पता है क्यों हो रहा होता है एक्चुअली में? ये आपका एक्चुअली जो PSU है उसकी प्रोटेक्शन फेल होने से हो रहा होता है, क्योंकि PSU नहीं होता, स्टेबलाइज कौन करेगा? स्टेबलाइज नहीं होगा तो वो अनकॉन्स्टेंट हो जाएगी, दैट्स वाई आपको फ्लक्चुएशन दिख रही होती है। ओके, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं? स्टेप 1 में हमने बटन क्लिक करा, पूरे मदरबोर्ड के सर्किट में आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई। ठीक है, ये कोल्ड बूट मूवमेंट था, नाइस। देन PSU काम पे आया। PSU कौन? पावर सप्लाई यूनिट। इस कंपोनेंट ने क्या करा? इस कंपोनेंट ने पूरे सिस्टम में ये चेक करा कि जो आपके पावर लेवल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेवल्स है, वोल्टेज लेवल है, वो क्या सेफ रेंज में है या नहीं। इफ़ सेफ रेंज में है देन वो मदरबोर्ड को एक सिग्नल भेजेगा, पावर गुड सिग्नल। अगर नहीं है तो वो अलग सिग्नल भेजेगा कि भाई सेफ रेंज में नहीं है, फ्लक्चुएशंस आपको दिख रही होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ओके। देन वो स्क्रीन पे तो दिखेंगे नहीं, बिकॉज स्क्रीन तो लोड होती नहीं उस मोमेंट पे, आपका जो सिस्टम है वो बार बार रीस्टार्ट होता दिखेगा बस। ओके, ठीक है, स्टेप 1 क्लियर हुआ। अब चलते हैं स्टेप 2 में। अब क्या होता है, CPU लोड करता है आपके बायोस को या UEFI को। मीन्स अब मदरबोर्ड के बाद आपका CPU एक्टिव होता है, लेकिन उसके पास अभी भी कोई मेमोरी नहीं है, कोई OS नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं है हार्डवेयर का एक्चुअली में। ठीक, तो CPU करता क्या है यहाँ पे? अब ऑब्वियस सी बात है यार, अब CPU पता क्या करता है? देखो सिंपल सी बात है, वो एक काम करेगा, वो एक फिक्स एड्रेस पे जंप करेगा। ठीक, मुझे पता है कि भाई CPU के पास इनिशियली कोई रैम कोई मेमोरी होती है नहीं, कोई OS होता नहीं है, तो डायरेक्टली क्या करता है, वो डायरेक्टली जंप करता है आपके एक प्री डिफाइंड एड्रेस पे। ये एड्रेस ना हम मदरबोर्ड की फ्लैश चिप में स्टोर करके रखते हैं। अच्छा, इस फ्लैश चिप में होता क्या है? इस फ्लैश चिप में आपके पास होता है बायोस या फिर UEFI का, कि हमें इसको ही लोड करवाना होता है, इसी के फिर्मवेयर को हमें लोड करवाना होता है। ठीक, फ्लैश चिप अगर आपको नहीं पता तो ये ना आपकी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मीन्स ये आपके रीसेट नहीं होती पावर ऑफ के बाद, ये हमेशा डेटा को स्टोर रखती है अपने पास। छोटी मेमोरी होती है लाइक पेन ड्राइव वगैरह। ठीक, अगर आप पावर ऑन ऑफ कुछ भी करो तो पता है क्या होता है, डेटा यहाँ पे हमेशा स्टोर रहता है, और इसी जगह पे हम अपना बायोस या UEFI रख रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे वो परमानेंट तरीके से सेव होता है। बायोस क्या है, UEFI क्या है, अभी हम आएंगे इसके ऊपर भी। ठीक, तो पहले बात करते हैं हम बायोस की, या फिर आप कह लो UEFI। तो बायोस क्या होता है? इट स्टैंड फॉर योर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड UEFI स्टैंड फॉर योर यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। अब ना जो आपका UEFI है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, वो बस एडवांस वर्जन है आपके बायोस का। ठीक है, पहले मार्केट में बायोस था, फिर उसमें कुछ फिक्सेस करे गए, उसको थोड़ा एनहांस कराया गया, ऑप्टिमाइज़ करवाया गया, एंड देन आया आपके पास UEFI। ये ना आपके छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो ना बेसिक हार्डवेयर डिटेक्ट करते हैं कि भाई रैम है। अच्छा, रैम है तो क्या कीबोर्ड कनेक्ट है आपका? क्या माउस है? क्या डिस्प्ले कार्ड सही से काम कर रहा है? क्या आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सही पे काम कर रही हैं? कहाँ पे हैं वो? ये सब जो बेसिक हार्डवेयर चेकिंग है, ये कौन कर रहा होता है? आपका ये प्रोग्राम, जिसको आप UEFI कह लो या बायोस कह लो। आजकल ज़्यादा सिस्टम के अंदर आपके पास UEFI आ रहा होता है। ठीक, बाकी जो पुराने सिस्टम्स थे वो अब भी बायोस पे रन कर रहे हैं, इट्स गुड। ओके, इनका काम बेसिकली ये है कि भाई ठीक है, आप अपने सिस्टम के हार्डवेयर को रेडी कर सको सो दैट अब हम OS को लोड कर सकें। सिंपल, ठीक है। तो बायोस या UEFI आपके स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो स्टोर होते हैं आपके फ्लैश चिप के अंदर। ओके, इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें बेसिक सेटअप मिलता है कि क्या भाई रैम वगैरह है, क्या चेक कर पा रहे हैं माउस को, कीबोर्ड को, हमारे जो स्टोरेज डिवाइस वो लिस्ट हो पा रहे हैं, सो दैट कि हम OS को पुश कर सकें, OS को हम लोड कर सकें सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल सुनो। चलो, कभी कभार ना आपने देखा होगा बूट टाइम के वक्त आपको मतलब आपका सिस्टम कह रहा होता है कि प्रेस डेल टू एंटर सेटअप। ठीक, कहीं आपने कभी गड़बड़ करी हो मे बी, तो आपको दिखेगा। अब ये पता है क्या हो रहा होता है?
वो ना बायोस या फिर आपके लिए यूएफआई का सेटिंग स्क्रीन है। वहाँ पे आप अपना बूट ऑर्डर या टाइम डेट या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस देख सकते हो। बूट ऑर्डर मतलब कि आपके पास अगर 2 या 3 ओएस हैं आपके सिस्टम के अंदर ही, लेट्स सपोज़ जैसे मेरे लैपटॉप के अंदर विंडोज़ है, लिनक्स है, तो वो मुझे बताएगा कि आपको कौन सा चूज़ करना है या फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करनी है, ऑल दीज़ थिंग्स यू कैन डू। ओके, तो ये आ रहा होता है जब आपका बायोस या यूएफआई ढंग से लोड नहीं होता, तो आपको सीधे वहाँ फेंक दिया जाता है। देन डेल क्लिक करके आप आगे जा सकते हो, बट इट्स ठीक। बाकी एक थोड़ी सी टिप मैं आपको देना चाहूँगा ना, कि कहीं मैंने पढ़ा था कि यार जो पुराने सिस्टम्स होते हैं ना, तो उनमें बायोस था। अब दिक्कत क्या थी वहाँ पे, ये आप पूछ रहे होंगे। अच्छा, दिक्कत बेसिकली ये थी ना, वो बहुत स्लो थे। आजकल स्लो काम किसी को पसंद है नहीं, ऊपर से वो 16 बिट पे काम पे कर रहे थे। अब क्या हुआ कि इनको देख के ना थोड़ा एडवांस वर्जन आया गया यूईएफआई का। ठीक, ये बहुत फास्ट है, ऊपर से ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्राफिकल सपोर्ट मिल जाता है यूईएफआई के अंदर। यस, ग्रब मेन्यू वगैरह जब आप देखते हो, आपको थोड़ा सा ग्राफिकल सपोर्ट देती है, आपको अच्छा इंटरफेस मिलता है। ऊपर से यहाँ पे एक सिस्टम का सपोर्ट है, वजह सिक्योर रिबूट, सिक्योर बूट सपोर्ट। ओके, तो मॉडर्न लैपटॉप स्पीसीज़ के अंदर आजकल आपको यूईएफआई ही मिलेगा ज़्यादातर, बायोस को यूज़ करता है नहीं। तो दैट्स ऑल। अब चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 के ऊपर। स्टेप 1 में समझ आया, ठीक है। हमारी मदरबोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी गई, पावर लेवल्स चेक करेंगे जो हमें हार्डवेयर को दे रहे हैं, क्या पावर लेवल, वोल्टेज लेवल बढ़िया है। इफ़ हैं तो पावर गुड सिग्नल भेजो किसको, आप वो सिग्नल भेजो मेरे मदरबोर्ड को। देन स्टेप 2 में हमने देखा अब बायोस या फिर यूएफआई लोड होगा, तो दैट वो बेसिक सिस्टम के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स लाइक रैम, जो आपकी डिस्क वगैरह हैं, आपके कीबोर्ड वगैरह, उनको डिटेक्ट कर सके, उनको बता सके कि वो है या नहीं। ठीक, अब तक भी ओएस कहीं नहीं आया सिस्टम के अंदर। नाइस। अब चलते हैं स्टेप 3 के अंदर। ऑल्दो मैं बोल रहा हूँ कितना टाइम लगता है, बट इतना टाइम लगता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा सिस्टम कितने फास्ट हो चुके हैं आजकल, वो लाइक कुछ सेकंड्स में ही आपके बूट हो जाते हैं। बट स्टिल वो जो सेकंड्स में काम हो रहा है वो यही सब काम हो रहा है, बट बहुत फास्ट हो रहा है। ओके, अब चलते हैं आपके कहाँ पे, अब चलते हैं स्टेप 3 में। यहाँ पे क्या होता है आपका पोस्ट एंड हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन। पोस्ट बेसिकली आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। यस, ये एक सेल्फ हीलिंग कोड की तरह है, जो खुद को ही चेक कर रहा होता है क्या वो सही है। ठीक, अच्छा अब ना जो बायोस और यूएफआई आपके पास है, तो इनका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है पोस्ट, मींस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अच्छा, ये क्या होता है? अब ना ये एक तरीके का आप समझ लो कोड वगैरह ही है, एक तो प्रोग्राम ही है जो ऑटोमेटिकली आपका हेल्थ चेकअप करता है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को टेस्ट करता है। जैसे लेट्स सपोज डॉक्टर आपको चेक करता है ना, वही मान लो कि यहाँ पे ये जो पोस्ट प्रोग्राम है ये चेक कर रहा होता है कि सिस्टम की हालत क्या है ना। जैसे आपका बीपी, टेम्परेचर, पल्स चेक करते हैं, वो ये चेक करता है कि सिस्टम के हार्डवेयर चल कौन कौन से हैं, प्रॉपर्ली चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। क्योंकि अब हमें ना ऑपरेटिंग सिस्टम को, कर्नल वगैरह को पुट करना है आपकी रैम के अंदर। तो बिफोर डूइंग दैट हम चेक करते हैं क्या रैम चल भी रही है, क्या ड्राइवर्स वगैरह हैं आपके पास, क्या लाइक आपके पास हार्डवेयर हैं भी एक्चुअली, डिस्क वगैरह जहाँ से हम सामान उठाएंगे। तो यहीं पे वो सारा काम हो रहा होता है। ठीक, अच्छा इसमें होता क्या क्या है, चलो एक एक करके समझते हैं। पहले आप क्या करते हो, पहले आप बेसिकली चेक करते हो रैम को है या नहीं। अगर है भी तो क्या सही से लगी है या वो लूज़ है, अगर कोई दिक्कत है तो आपको शो होगी ऊपर। ठीक, दूसरी चीज़ आपका डिस्प्ले कार्ड। यस, डिस्प्ले कार्ड चेक हो रहा होता है आपकी, फिर स्टोरेज डिवाइसेस चेक करते हो आप, ये सब डिटेक्ट करते हो जो आपके सिस्टम में है एक्चुअली। ठीक, सो दैट हमें जो लोगो वगैरह दिख रहा होता है ना, वो आपकी इस डिस्प्ले डिटेक्शन के बाद ही दिख रहा होता है। और इट ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम बीच में आती है, अगर हमें कोई इशू मिलता है यहाँ पे कि भाई रैम मिसिंग है या फिर डिस्प्ले के ड्राइवर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे, वो ख़राब हो गए हैं, तो आपको एक बीप साउंड या फिर आपको जो स्क्रीन पे ना वो एरर मैसेज शो हो जाएगा, भाई ये दिक्कत है। आप वहाँ पे समझ सकते हो बेसिकली। ओके, कई बार आपने अगर फील भी करा होगा कुछ आपने गड़बड़ कर सिस्टम के अंदर, मैंने तो बहुत देखी है, मैं इतना चढ़ा नहीं करता था कि आए दिन दिक्कत आती रहती थी, क्यूरोसिटी थी। ओके, तो आप भी सीखो यार, गलतियाँ करो, बहुत सीखोगे। और तो इतना मुश्किल नहीं है विंडोज़ वगैरह डालना, बस एक पेन ड्राइव रखो, एक दोस्त का लैपटॉप, बस करो छेड़खानी बहुत सारी। ओके, अच्छा बीप कोड्स क्या होते हैं? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके सिस्टम्स के अंदर ना हार्डवेयर वाली जो आपकी मशीनरी है, मतलब जो सिस्टम्स बनाती है, उनने कुछ स्पेसिफिक बीप पैटर्न सेट कर रखे हैं जो ये बताते हैं कौन सा हार्डवेयर फेलियर हुआ है आपका। ठीक, मतलब पैटर्न है। अगर कॉन्टीन्यूस बीप हो रही है मतलब आपका रैम में कोई दिक्कत है, अगर एक सिंगल है बट लॉन्ग बीप है मीन्स आपका डिस्प्ले कार्ड में दिक्कत है। मतलब अगर बार बार हर थोड़ी लाइक 1 सेकंड बाद बीप हो रही है मीन्स रैम में दिक्कत है, तो लंबी बीप चल रही है मीन्स डिस्प्ले ख़राब हो गई आपकी, डिस्प्ले कार्ड में कोई दिक्कत है। तो ऐसे कुछ बीप पैटर्न सेट कर रखे हैं, वो हर कंपनी के अपने अपने होते हैं। ठीक, ये चीज़ अगर सब कुछ बढ़िया है, फिट है एकदम से, तो हमें एक शॉर्ट बीप मिलेगी, बहुत शॉर्ट बीप। आपने ये फील करी होगी, मेरे सिस्टम में तो मुझे सुनाई देती है, और एक सिंपल सी क्लिक साउंड आती है, बीप साउंड आती है। वो बेसिकली ये बताती है कि भाई सिस्टम अगले स्टेप पे मूव करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब कर सकता है।
ओके, एक क्लिक की साउंड आती है मेरे सिस्टम में, तो क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा पुराना है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी। ओके, देन स्टेप 4 से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कभी कभार आपने लैपटॉप साउंड कराओ, अपने लैपटॉप ऑन करा, ठीक, और आपको कॉन्टीन्यूस बीप मिल रही है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया, अगर कॉन्टीन्यूस बीप मिल रही है, लंबी बीप है आपके पास, मतलब डिस्प्ले ख़राब होगी। ठीक, अगर लंबी बीप है तो डिस्प्ले ख़राब होगी, अगर छोटी छोटी बीप है मतलब क्या हुआ, रैम में दिक्कत आ गई है। तो क्या होगा ना, आप बता सकते हो कि भाई अच्छा वो पोस्ट वाले जो स्टेप है वहाँ पर गड़बड़ हुई है, वहीं पर तो चेक होती है रैम वगैरह। ओके, ठीक, बट मे बी द रैम कैन बी लूज़, ख़राब ना हुई हो, तो जस्ट आपको रैम को ठीक से लगाना है, ओपन करके सिस्टम के बैक पैनल को, नो बीप ठीक हो जाएगी। तो आप थोड़ा सोच सकते हो, अब आपको बिल्कुल ऐसा आइडिया से होगा कि ठीक है, अगर ऐसे बीप आ रही है तो मतलब यहाँ दिक्कत हुई है, तो आप खुद भी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। ओके, तो अब चलते हैं स्टेप 4 में, यहाँ पे समझते हैं कि अब आगे क्या होता है। नाउ बायोस UEFI ने अपना काम कर लिया है, अब ये काम देगा बूट डिवाइस को। यस, ठीक है, अब ये जो पूरा कंट्रोल है वो हैंड ओवर करेगा मेरे बूट डिवाइस को। समझते हैं कि ठीक है, अब तक मेरे बायोस ने UEFI ने काम करा, हार्डवेयर कंपोनेंट चेक करे, सब कुछ करा। अब ये डिसाइड करता है कि OS कहाँ से लोड करेंगे, पोजीशन कहाँ पे है उसकी, क्या वो मेरी हार्ड डिस्क में है, क्या वो मेरी लाइक SSD के अंदर है, क्या वो USB के अंदर है, या वो नेटवर्क से लेनी है। लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने मतलब, मैं दिखाता हूँ आपको, चलो क्रोमियम। ओके, तो एक सिस्टम को लोड करने का ना हमारे पास बहुत तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं kali.org में जाऊँ, चलो अगर मुझे एक OS चाहिए, तो मैं OS को कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ। आई कैन पुट माई OS एज आर्म, ये तो मोबाइल में रख सकता हूँ, ठीक है, क्लाउड में। और मेरे पे क्या क्या तरीके हैं, चलो देखते हैं। लेट्स सपोज मुझे चाहिए एक इंस्टॉलर इमेज, ठीक, तो मैं कहाँ का इंस्टॉल कर सकता हूँ? सो मेरे पास है एक इंस्टॉलर इमेज डायरेक्टली वाली, ठीक, एक मैं नेट, वेट ऑफ सेकेंड, काली पर्पल हाइपर वी, ओहो, देखो मैं मोबाइल में डाल सकता हूँ, क्लाउड में डाल सकता हूँ, ठीक, बट आई वॉन्ट समथिंग स्पेसिफिक। वट आई एम सेइंग यू हेयर इज़ एक इंस्टॉलर, yes I can go with CDs. Okay, I have an option also for live device, I'm not getting here what it is। ठीक है, अगर मैं वर्चुअल मशीन में जाता हूँ, चलो यहाँ देखते हैं कुछ कुछ है, तो ये तो मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं। ओके, सिंपल सी बात क्या है कि अगर आपको एक OS लोड करना है तो आप अपने डिस्क में रख सकते हो, आप एक पेन ड्राइव से लाइव चला सकते हो, आप एक नेटवर्क से ला सकते हो, ठीक, या फिर USB में, SSD में, HDD में, आपकी श्रद्धा कहाँ पे आपको चलाना है। बट वो कौन डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे चलाना है, आपका बायोस या UEFI, ठीक है। अच्छा, अब ना बायोस की सेटिंग के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, आपके पास ना एक सेटिंग होती है, उस सेटिंग में क्या होता है, एक बूट ऑर्डर लिस्ट होती है बेसिकली, ठीक है। जैसे कि आपको क्या पहले SSD से लोड करना है, या फिर USB से, या फिर नेटवर्क से, ठीक, बायोस उसी ऑर्डर में चेक करेगा कि कहाँ कहाँ बूटेबल कोड हो सकता है या पड़ा हुआ है, तो वहाँ से उठा के ले आता चुपचाप, ठीक। अब एक बड़ी मस्त बात होती है कि बूट लोडर ना दो तरीके हैं, दो तरीके के हैं। पहला बूट लोडर है आपके पास पुराना वाला, ओल्ड सिस्टम्स वाला, MBR मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब ये पता क्या था, देखिए पुराने सिस्टम के अंदर MBR था, इसमें क्या था कि डिस्क की जस्ट स्टार्टिंग सेक्टर में, जस्ट स्टार्टिंग सेक्टर के अंदर एक छोटा सा कोड होता था, लाइक 512 बाइट्स का प्रोग्राम, जो बेसिकली कर्नल को लोड करता था, ठीक है। मतलब बहुत सिंपल कि मेरे पास एक डिस्क है, डिस्क के जस्ट स्टार्टिंग के कुछ पार्ट के अंदर, कुछ सेक्टर्स में, सेक्टर क्या होता है, ट्रैक क्या होता है, पढ़ेंगे आगे सब, तो हमने डिस्क के जस्ट स्टार्टिंग सेक्टर्स के अंदर अपने कर्नल का कोड डाल दिया। एंड मुझे पता है, मतलब अगर मैं एक बायोस, तो मुझे पता है कि भाई मेरा जो मेरा OS का कोड है, मेरे कर्नल का कोड है, वो मेरे डिस्क के जस्ट स्टार्टिंग में होगा, वहाँ से उठा के ले आओ। तो ये मेरे ओल्ड सिस्टम थे, मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब कैसा न्यू सिस्टम्स के अंदर काम होता है, वो यूज़ करते हैं EFI पार्टीशन, एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, UEFI, है ना। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें ना लाइक एक अलग पार्टीशन ही होता है, पूरा का पूरा डिस्क को हमने डिवाइड कर दिया, तो एक पार्टीशन बना दिया हमने लाइक डिस्क के अंदर, जहाँ पे आपको प्रॉपर बूट लोडर फाइल .EFI फाइल जो होती है वो स्टोर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पेस मिल पाता है, ज़्यादा फीचर मिल पाता है, अगर फाइल ग्रो करना चाहती है ग्रो कर सकती है, ये प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक। अब जहाँ बूट लोडर मिला, वहाँ से OS का प्रोसेस शुरू हो जाता है, सिंपल। जहाँ बूट लोडर आपको मिल गया, अगर आप MBR यूज़ करें तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, आपने सिस्टम यूज़ करें तो आपको पार्टीशन में जाना पड़ेगा EFI वाले। लेट मी जस्ट गिव यू एग्जाम्पल ऑफ दैट ऑल्सो, एक मैं दिखाऊँ, अगर आपको DF-H करता हूँ, जस्ट आप देखिए एक बार, let me just do that thing, okay, DF-H and just increase the size of that,
या सी, अगर मेरे फाइल सिस्टम है मेरे पास तो उसमें से देखो एक पार्ट आपको दिखेगा EFI वाला, ये देखो। अब क्योंकि मेरा सिस्टम जो है वो यूज़ करता है क्या, EFI, तो इसने मेरे डिस्क के अंदर SDA जो होती है वो डिस्क के लिए होती है। अगर आप अपनी पेन ड्राइव वगैरह पिन करोगे तो SDB से आएगी। तो SDA का एक फर्स्ट पार्टीशन बनाया। कितने MB का पार्टीशन है ये है आपका 1 GB का पार्टीशन। ठीक है, इस 1 GB के पार्टीशन के अंदर देखो कितना यूज़ करा इसने, बस 304 KBs, इतना से यूज़ करा बस, मतलब एकदम 1% यूज़ करा है अभी। और इस पार्टीशन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस पार्टीशन के अंदर पड़ी हुई है मेरी EFI फाइल। अगर आपको EFI फाइल देखनी है तो मैं दिखाता हूँ, चलो LSCD में अगर बूट में जाता हूँ। ऑल्दो हम इस पूरे फाइल सिस्टम को अच्छे से डिस्कस करेंगे लेटर ऑन सेक्शंस के अंदर, एकदम लास्ट के कुछ टॉपिक्स में, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप LS करके देखो तो यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, देखो मेरे पास EFI पड़ा हुआ है। तो जाते हैं EFI के अंदर, चलो EFI के अंदर जाते हैं। क्या है यहाँ पे, अच्छा मैं जा नहीं सकता क्योंकि ये एक प्रिविलेज वाली एडमिनिस्ट्रेटर वाला काम है, तो मुझे बनना पड़ेगा क्या, मुझे बनना पड़ेगा सुपर यूज़र। सुडो करके जाते हैं, चलो sudo cd EFI, let me put the password and okay, it can run directly as maybe a user and privilege shell, all these things. So can you see this? तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है आइसोलेशन, मुझे मिल रहा है सिक्योरिटी। कर्नल लेवल की चीज़ों को मैं नहीं यूज़ कर पा रहा डायरेक्टली। मेरा टर्मिनल क्या है, यूज़र मोड ही तो है, मेरी एप्लीकेशन ही तो है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्रिटिकल चीज़ ले रहा हूँ, मुझे नहीं मिलेगी। यस, मैं कितना ही कोशिश कर लूँ क्या मुझे मिलेगी, अब मुझे मिल गई है। तो मैं देख सकता हूँ EFI है, ओके चलो EFI देख लेते हैं। तो बूट है, काली है, काली में देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। तो मेरे पे ग्रब मेन्यू है, इसकी फाइल है। अगर मैं इसको कैट करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा, कोड लिखा हुआ होगा, देखना मुझे समझ में तो आएगा नहीं क्योंकि बाइनरी कोड है पूरा का पूरा। ओके, तो ऐसे आप देख सकते हो। CD बूट में अगर मैं जाऊँ क्या मिलेगा, अच्छा बूट की ये फाइल है, इसको देख लेते हैं, चलो कैट, इस ये भी बाइनरी कोड है। बट आई होप आपको समझ में आ रहा है अब कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे चल रही है। अगर आप इसको देखो थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा लिनक्स का कर्नल जो मेरा यूज़ कर रहा था लिनक्स, ठीक है, इनिट इमेज। सो या एवरीथिंग इज़ कंटेंट इन दिस सेक्शन एक्चुअली। ओके, तो समझ में आया कि ओल्ड सिस्टम्स में क्या था, MBR था, मतलब डिस्क का जो स्टार्टिंग का पोर्शन मेरा EFI कंटेन करेगा। बट आपके पास दोबारा आया न्यू सिस्टम के अंदर EFI, मीन्स कि मैं डिस्क के अंदर एक पूरा सेक्टर को स्टोर करवा दूंगा EFI के लिए। ये वहाँ पे मेरा सारा EFI वगैरह होगा, थोड़ा ऑप्टिमाइज था, अच्छा था, एक सेपरेट डिस्क था यहाँ पे। ठीक, ये चीज़। अब मुझे बूट लोडर मिल गया, मुझे कर्नल मिल गया, सीधे अब काम इसका आएगा OS का। अब यहीं से जो आपकी OS है उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, सो कभी अगर आपने विंडोज़ या लिनक्स को इंस्टॉल किया है आपके, तो ना आपको मतलब बायोस जो है वो एकदम बूट ऑर्डर चेंज करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, तो वहाँ पे ना आपका USB फर्स्ट होगा। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ, चलो लेट्स सपोज आप ना कभी अगर आप आगे लिनक्स को थोड़ा सा यूज़ करोगे तो आप बूट वगैरह करोगे सिस्टम को, तो आपके सिस्टम के अंदर ना दो दो OS होंगे, विंडोज़ भी होगा आपके पास, क्या होगा, लिनक्स, दोनों होंगे। तो आप चूज़ कर सकते हो कि आप जैसे ही मैं सिस्टम को ऑन करूँ तो आप विंडोज़ ऑन करो, आप लिनक्स, आप सेट कर सकते हो बूट ऑर्डर। ठीक, ये सब आप जब डुअल बूट करोगे, लाइक विंडोज़ प्लस लिनक्स चला रहे हो, इस सेटअप में ना आपका ग्रब बूट लोडर आता है। आपको उसका मेन्यू दिखता है कि भाई कौन सा बूट OS करें बताओ आप। ठीक, आपके लिए वो 5 सेकंड वेट करेगा, देन आप जो बोलोगे उस पर चले जाएगा। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो डिफ़ॉल्ट पे चले जाएगा। ठीक, आप सेलेक्ट करते हो, देन ऑपरेटिंग सिस्टम उसी कर्नल का आता है एक्चुअली, आपने जो सेलेक्ट करा है वो। तो ये बहुत एक मस्त एक्सपीरियंस है। कभी आप बूट करना गड़बड़ हो सकती है तो प्लीज़ एक पेन ड्राइव और अपने दोस्त का लैपटॉप साथ रखना, सो दैट गड़बड़ हो तो आप रिकवर कर सको। ठीक, इमेजेस बनाओ, बूट बूट मारो सिस्टम को, जस्ट ट्राई एंड फेल गाइस, तभी तो सीखोगे। ठीक है, तो कभी एक बूटेबल OS बनाना। ओके, अब क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर। 4 स्टेप्स देख लिए, बड़ा मज़ा आया। ठीक, स्टेप 5 इज़ योर लास्ट स्टेप, जहाँ पे अब क्या हो रहा होगा, अब हो रहा होगा आपका बूट लोडर लोड फुल OS। अब बूट लोडर लोड हो गया, एंड जहाँ बूट लोडर लोड हुआ, जहाँ बूट लोडर मिला, अब काम होगा OS का, OS पूरा का पूरा आ जाएगा। कैसे आएगा, अच्छा अब बूट लोडर का मेन काम चालू होगा। बूट लोडर क्या है, बूट लोडर भी ना बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही है। जैसे लिनक्स के अंदर ग्रब है, विंडोज़ में आपका विंडोज़ बूट मैनेजर है। ठीक, इसके बेसिकली कुछ ही काम होते हैं। पहला काम, फर्स्ट काम है आपका डिस्क से उठा करके OS को कर्नल की फाइल में, कर्नल की फाइल या फिर कह लो कि आप पूरे सिस्टम के अंदर डिस्क है, ठीक, डिस्क से आपके OS का कर्नल उठाना और उस कर्नल फाइल को कहाँ पे रखना, रैम के अंदर। ठीक है, मतलब क्या करेगा, डिस्क से OS का कर्नल उठाएगा, उस कर्नल को उठा के उस कर्नल की फाइल को कहाँ रखेगा, रैम में रखेगा। ठीक, अच्छा कर्नल क्या होता है, अरे अभी तो पढ़ के आए हैं, OS का ब्रेन होता है। ठीक है, यही तो है जो सारी प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर कंट्रोल करता है। ठीक, जो मैंने भी आपको फाइल दिखाई, कौन सी फाइल भाई, अच्छा आप भूल गए होंगे शायद से,
वापस दिखा देते हैं। अगर मैं CD करता हूँ इस पर, अगर मैं LS करता हूँ बूट पे, CD बूट बूट, यस LS करते हैं, तो देखो ग्रब दिख रहा है आपको यहाँ पे। मेरा AFI यही तो यूज़ करता है, ग्रब मेन्यू। ठीक, यहीं पे मेरा जो VM लिनक्स है, ये क्या है मेरा, यही तो है मेरे कर्नल फाइल लिनक्स की। यही मेरा सिस्टम एकदम, मैं ना इसको देख पाता हूँ लिटरली, मैं कैसे दिखाऊँ आपको ये चीज़। बट जब मेरा सिस्टम ऑन हो रहा होता है, जब भी मेरा सिस्टम ऑन हो रहा होता है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है ना, कि जस्ट मैंने पावर बटन क्लिक करा, कुछ टाइम बाद लाइक मेरे को दिखता है कि लोडिंग VM लिनक्स दिस, ओके। तो मीन्स आई कैन सी दैट थिंग। अगर मैं ग्रब में जाता हूँ तो मुझे ग्रब में क्या दिखेगा, तुमने देखा था कि ग्रब क्या है, आपका बूट लोडर है। मुझे यहाँ पे दिखेगा मुझे क्या क्या लेके आना है। तो मैं अगर ग्रब की कन्फिग देखूँ तो मुझे क्या दिखेंगे, देखते हैं चलो। ग्रब डॉट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या है, अच्छा परमिशन डिनाइड। तो आई हैव टू कम विद सुपर यूज़र, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर की तरह मुझे आना पड़ेगा। एकदम मुझे कहना पड़ेगा कि ठीक है आप तो दिखा दो कैट, अच्छा कैट ग्रब डॉट CFG। देखो ये है मेरे पूरे के पूरे ग्रब मेन्यू का कोड। ठीक, अगर हम समझ पाते इसको तो मैं बताता आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। टाइम आउट, रिकॉर्ड फेल, ठीक है, थोड़ा लो लेवल कोड है, फंक्शंस हैं बहुत सारे। देखो क्या कर, डू नॉट एडिट दिस फाइल, दिस इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय ग्रब। ठीक, सेव एंट्री, नेक्स्ट थिंग। तो मुझे सब चीज़ दिखती है जब मेरा सिस्टम लोड हो रहा होता है, तो मुझे जो लॉग वगैरह वो सब दिख रहे होते हैं। ठीक, फ्लॉपी का क्या लेके आना है, UID क्या होगी प्रोसेस की, सेट रूट हिंट, यू कैन सी टाइम आउट इंस मोड। ये क्या है, ये मेरा स्क्रिप्ट ही तो एक तरीके से, ठीक, जो रन करती है अपने आप सिस्टम के ऑन होने पे। ओके, दैट्स द होल थिंग। नाइस, आई थिंक आपको कुछ मजा आया होगा पढ़ के देख के सब। ओके, तो समझ में आया कि कर्नल क्या होता है, समझ में आया कि भाई लाइक लिनक्स के अंदर क्या होता है। आपके पास VM लिनक्स, जो लिनक्स का कर्नल है वो लोड हो रहा होता है। विंडोज़ के अंदर आपका NTOS कर्नल डॉट EXT यूज़ होती है, वहाँ पे वहाँ पे आपका एग्जीक्यूटेबल कोड होता है। तो EXE चल रहा होता है ना वहाँ पे विंडोज़ में पूरा का पूरा। यहाँ आपका चल रहा होता है फाइल्स, ठीक है, सेम ही है एक तरीके से। तो अब क्या हो रहा होता है, ठीक है, फर्स्ट काम समझ में आया कि डिस्क से ना वो OS के कर्नल को उठाएगा और उस फाइल को डाल देगा रैम के अंदर। रैम में लोड हो गई, अब क्या होगा, अब OS काम करेगा अपने, क्योंकि कर्नल जो है OS का पूरा हट। ठीक, अब जैसे ही रैम में लोड हुआ तो अब जो कंट्रोल है ना सारा का सारा वो जाएगा कर्नल के पास। मीन CPU अब कर्नल का कोड एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ओके, देन थर्ड चीज़ क्या होगी यहाँ पे बेसिकली अब, वो ये कि भाई कर्नल ना अपने कंपोनेंट्स लोड करेगा। यस, हमने बोला था कि कर्नल जो है क्या करेगा, फाइल सिस्टम को माउंट करेगा, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेगा सिस्टम के साथ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। नाउ द क्वेश्चन में कम इन योर माइंड कि माउंट करना ही क्यों है। द आंसर इज़ वेरी सिंपल। जब तक आपका कर्नल फाइल सिस्टम को माउंट नहीं करेगा ना, तब तक आपको पार्टीशंस दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, आपको पार्टीशंस आप एक्सेसिबल ही नहीं हो पाएंगे एक तरीके से। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका जो कर्नल है फाइल सिस्टम को लोड करे। ओके, देन अनदर थिंग वी हैव टू डू हेयर इज़ एज अ कर्नल कि डिवाइस के ड्राइवर्स को इनिशलाइज करना। ओके, ड्राइवर्स क्या होते हैं भाई, ड्राइवर्स ही तो वो मतलब कोड है, वो हार्डवेयर लाइक जो सॉफ्टवेयर है एक्चुअली, जो दोनों पार्ट लाइक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उनको कनेक्ट कौन करता है, ड्राइवर्स। ओके, तो इसलिए उनको लोड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। थर्ड थिंग हेयर इज़ यूज़र इंटरफेस। यस, यूज़र इंटरफेस लाइक डेस्कटॉप, उसको लाना जो आपके पास आउटपुट दिखाएगा, फिर उस आउटपुट में आपको लॉगिन स्क्रीन वगैरह दिखाना, उन सबको स्टार्ट कर रहा होता है। दिस इज़ द एंड, मतलब जब आपको स्क्रीन दिख जाती है तो पूरी प्रोसेस खत्म हो चुकी होती है। ओके, आई होप यू गॉट दैट पॉइंट कि क्या क्या OS लोड करता है। बूट लोडर लोड करेगा कर्नल, ठीक है, बूट लोडर लोड कर्नल ऑफ द OS इन रैम। जैसे ही OS रैम के अंदर आ गया तो सारा कंट्रोल किसी हो जाएगा, OS के पास जाएगा, सॉरी कर्नल के पास जाएगा। फिर कर्नल क्या करेगा, अपने कंपोनेंट को लोड करेगा लाइक फाइल सिस्टम, ड्राइवर्स, यूज़र इंटरफेस। ओके, तो ये था पूरा का पूरा आपका एक सर्कल जब बार बार रिपीट होता है जब भी आप सिस्टम को कोल्ड बूट से ऑन करते हो। ठीक, यही 5 स्टेप्स होते हैं जब प्रोसेस हो रहे होते हैं बैकएंड में, बहुत फास्ट प्रोसेस होते हैं। ठीक, तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि भाई जब भी आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हो तो जो आपको स्पिनिंग डॉट्स दिखते हैं ना, कि भाई विंडो घूम घूम के एकदम विंडो बन रही है, या उबंटू के अंदर आपको लाइक वो एक घूमता हुआ स्पिनर दिखता है, दैट मीन्स बिहाइंड द सीन क्या कर रहा होता है, वो कर्नल को लोड कर रहा होता है। यस, वो स्प्लैश स्क्रीन होती है जो आपके इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर देती है। लाइक पीछे ना बहुत सारे लॉक चल रहे होते हैं। कभी आप काले लिनक्स इंस्टॉल करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में एब्स्ट्रैक्शन है ही नहीं, या फिर आपके पास बहुत स्लो सिस्टम है ना, तो आप इन चीज़ों को नोटिस कर पाओगे। जैसे मेरे पास है अभी फ़िलहाल में, मैं उसी में आपको वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे दिखता है कि भाई एक लॉग हो रहा है कर्नल लॉग, क्योंकि आजकल के सिस्टम में बहुत फास्ट लॉग हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो लॉग आपको दिखता ही नहीं और एकदम से लोड हो जाता है। बट मेरे में थोड़ा स्लो है सिस्टम,
तो मुझे सब कुछ दिख रहा होता है, मैं पढ़ पाता हूँ कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ब्लॉग वगैरह दिखते हैं मुझे, एंड दैट्स वाई आई कैन जस्ट से बहुत कूल लगता है। बट आपको उनके बारे में पता ही नहीं होता क्योंकि वो इतने फास्ट मोमेंट में हाइड हो जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक। बट वो अच्छा भी है। ओके, तो आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बूट करो सिस्टम को तो ध्यान रखना कि किस किस तरीके से आपका सिस्टम किस किस फेज़ में आ रहा है, और जब तक आप सोचोगे वो बूट हो चुका होगा, बट स्टिल आपके दिमाग में होना चाहिए। गॉट इट। अभी बड़ी मस्त सी ना एक प्रैक्टिकल करते हैं आओ। जैसे मुझे पता है कि मेरे सिस्टम के अंदर लाइक firmware है, UEFI है, ड्राइवर्स वगैरह हैं, तो उन सबको लोड करने में टाइम तो लगता ही होगा, क्या मैं देख सकता हूँ? जी हाँ। हर एक बूट के बाद ना सिस्टम एक ट्रैक रखता है कि जब आपका सिस्टम अभी जस्ट ऑन हुआ तो उसने कितना टाइम लिया, कहाँ कहाँ पर टाइम लिया, तो वो दिखाते हैं। चलो, हमारे पास कमांड होती है सिस्टम डी एंड एनालाइज की, नॉट लाइक दैट एनालाइज। क्या मैं इसका हेल्प पेज देख सकता हूँ? येस, आई कैन सी दैट थिंग। तो ये ना प्रोफाइल सिस्टम डी है, दैट मीन्स इट शोज यूनिट डिपेंडेंसीज। ओके, चेक यूनिट फाइल और देखते चलो इसके बारे में, देखते हैं, पढ़ते हैं क्या, देखते हैं सीधे। इसमें क्लिक करता हूँ, मुझे क्या दिखता है? स्टार्टअप फिनिश्ड इन 14.724 सेकेंड्स। अच्छा, इन 14.724 सेकेंड्स के अंदर क्या हुआ, मेरा firmware लोड हुआ। मीन्स आपका बायोस या आपका UEFI इसको लोड होने में, और साथ में जो आपके पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट वाले में जो टाइम लगाना, मतलब स्टेप 2 और 3 आपका, उसका टोटल टाइम आपका ये वाला होता है। देन लोडर मीन्स बूट लोडर, मतलब ग्रप ने कर्नल को रैम में डालने में, मीन्स बूट लोडर ने कर्नल को आपके रैम में डालने में कितना टाइम लगाया, कितना टाइम में लोड करा, वो आपका ये वाला टाइम होता है। मीन्स एक तरीके से जो आपका स्टेप 5 है उसकी जस्ट स्टार्टिंग समझ सकते हो इसको, ठीक। देन नेक्स्ट वी हैव इज़ 30.124 सेकेंड्स फॉर लोडिंग कर्नल। मीन्स कर्नल की इनिशलाइजेशन में, मीन्स हार्डवेयर इनिशलाइज करना, उसके ड्राइवर्स को इनिशलाइज करना, फाइल सिस्टम को माउंट करना, आपकी कोर सर्विसेज स्टार्ट करना, इसमें कितना टाइम लगा, ये कर्नल ने कितना टाइम लिया अपने कंपोनेंट को लोड करने में, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक। मतलब स्टेप 5 का आपका मेन पार्ट, एंड वाला पार्ट एकदम। ओके, द नेक्स्ट 10.942 सेकेंड्स आर यूज्ड फॉर यूज़र स्पेस। मीन्स मीन्स कि भाई अब ना यूज़र के लिए कुछ सर्विसेज देनी होती हैं, लाइक डिस्प्ले मैनेजर, लिनक्स के अंदर होता है खासकर, लॉगिन मैनेजर, डिस्प्ले मैनेजर, आपका नेटवर्क देखना, आपके डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को देखना कि आप XORG में हो या फिर आप वेलैंड यूज़ कर रहे हो या फिर आपके पास आर्क, एक डिफरेंट डिफरेंट आपके पास है, तो आप उसको लेके आना, ये सब चीज़ें होने में, ठीक। उसके बाद भी लाइक ग्राफिकल टारगेट को अचीव करने में आपके पास 10.942 सेकंड्स लगे, जो ये वाले सेम थे। टोटल मिला के मेरा जो बूट टाइम था वो बना 1 मिनट 1.25 सेकेंड्स का। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ अपने लिनक्स के अंदर, ठीक है। तो आई होप जो पूरा पावर बटन से लेके डेस्कटॉप ऑन होने तक मैं आईडी पासवर्ड जब डाल रहा हूँ सिस्टम ऑन करने का, उस बीच में क्या हुआ था, कितने टाइम में हुआ था, नाउ आई नो ऑल अबाउट दैट, ठीक। अभी चाहे लिनक्स हो या आपका विंडोज़ हो, वो सेम ही हो रहा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें होती नहीं है। सिंपल सी बात कि आप ये अपने में भी चेक कर सकते हो, या फिर अगर आपको बोलना है कि यार ठीक है बट इन दौरान इन 1 मिनट 1.25 सेकेंड्स के अंदर क्या क्या प्रोसेस लोड हुई, तो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, जस्ट यूजिंग द ब्लेम सर्विस। अच्छा, ये क्या करेगा, देखो ये सारी प्रोसेस दिखा देगा मुझे लाइन वाइज। फर्स्ट जो मेरी लोड हुई थी वो हुई थी मेरी नेटवर्क मैनेजर। अच्छा, ये क्या करता है, जो जो सर्विस बहुत ज़्यादा टाइम लेती है ना उसको पहले दिखाता है, ठीक। मतलब जो सबसे स्लो प्रोसेस थी वो सबसे ऊपर रहेगी, ठीक। अच्छा, सबसे पहले क्या इसने करा, जो बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा टाइम किसने लिया, फिर नेटवर्क मैनेजर ने, मीन्स मेरे वाईफाई वगैरह ने। देन SDA 3। अच्छा, SDA 3 में क्या था, हमने देखा तो था यार कुछ, मतलब SDA 3 में क्या था, जस्ट क्यू एंड DF माइनस। SDA 3 के अंदर मेरा था फाइल सिस्टम, तो इसको माउंट करने में कितना टाइम लगा देखते हैं, चलो आओ। इसको माउंट करने में लगा पूरा 1.1 सेकेंड। देन नेटवर्किंग सर्विसेज, मीन्स मेरा जो वाईफाई वगैरह, इसमें कितना टाइम लगा। एंड और कुछ सिस्टम सर्विसेज यहाँ पे हैं, लाइक ब्लूटूथ सर्विस को ऑन होने में मेरा इतने मिली सेकेंड्स लगे। ओके, तो इससे क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि अच्छा ये सर्विस बहुत टाइम ले रही है तो इसको बंद कर देते हैं। देखो टोटल 5 6 7 6 सेकेंड्स, सॉरी 4 5 6, हाँ 6 सेकेंड्स आपको नेटवर्किंग सर्विस ने ली, बंद कर दो, वाईफाई को बंद कर दो, आप खुद से ऑन कर देना। तो लाइक कस्टमाइजेशंस हैं, आजकल सिस्टम में इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट जिनके पास पुरानी सर्विसेज है वो लेते हैं थोड़ा बहुत इसका। देखो प्लाई माउथ स्टार्ट सर्विस, मीन्स आपका जो स्प्लैश स्क्रीन आती है, वो एनिमेशन आती है ना, वो सब आने में कितना टाइम लगा, ऑल दीज थिंग्स। तो आई होप आपको उधर समझ में आया होगा। विंडोज़ यूज़र पता है क्या कर सकते हो, आप टास्क मैनेजर में जाओ, ठीक, वहाँ पे स्टार्टअप टैब में जाओ, वहाँ पे ना आपको लास्ट बायोस टाइम दिख जाता है, ठीक है, ये आपके UEFI या बायोस का टाइम होता है।
बेसिकली firmware फेज़ आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपके UEFI में, और जो आपका पोस्ट वाला जो काम था 2 और 5 उसमें कितना टाइम लगा, ये दिख जाता है आपको। बाकी आप CMD से भी कर सकते हो, बट इतना होता नहीं। बाकी लिनक्स में चीज़ें आसान होती है, तो मैंने आपको दिखा दी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत इन डेप्थ गए इसके अंदर भी कि भाई सिस्टम बूट कैसे करता है। ओके, आई होप आपको क्लियर आइडिया मिला होगा कि हाउ और OSP। अगर एक जस्ट लास्ट एक बार हम रिवाइज़ कर लें कि भाई होता कैसे कैसे है चीज़ें, तो स्टेप 1 क्या था, पावर ऑन बटन क्लिक करना। यहाँ पे जो आपका PSU मतलब पावर सप्लाई यूनिट जो है क्या करती है, वोल्टेज को चेक करती है, सेफ लिमिट में है तो आपके मदरबोर्ड को सिग्नल देगी पावर गुड सिग्नल। स्टेप 2 में क्या हुआ, CPU ने लोड करा बायोस को, ठीक है, या फिर UEFI को, आपके firmware को, जो क्या करता है बेसिक हार्डवेयर डिटेक्ट करता है। देन थर्ड सिस्टम में क्या हुआ, पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, हार्डवेयर की हेल्थ चेक करेगा, क्या रैम बढ़िया चल रही है, डिस्प्ले है, क्या ड्राइवर्स हैं आपके पास, ऑल दीज थिंग्स। स्टेप 4 में क्या हुआ, बूट सिस्टम जो आपका बूट डिवाइस था उसने सेलेक्ट करा कि भाई आपको MBR के थ्रू जाना है या EFI के थ्रू। MBR है तो मतलब आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, आपके पास EFI है तो आपको पार्टीशन में जाना पड़ेगा, ऑल दिस थिंग्स। फिफ्थ सिस्टम में क्या हुआ, बूट लोडर ने आपके कर्नल को लोड कर दिया रैम के अंदर, OS को रैम में लोड कर दिया, मीन्स OS स्टार्ट हो चुका है अब। ठीक, तो ये सब था। एंड आई होप अब आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया है कि एक बटन प्रेस करने पे बैकग्राउंड में कितना कॉम्प्लेक्स काम हो रहा होता है। भाई हार्डवेयर देखने हैं, firmware देखना है, बूट लोडर देखना है, कर्नल है, वो सब कोऑर्डिनेट करते हैं प्रॉपरली। ठीक, ये था आज का हमारा डिस्कशन, काफ़ी मज़ा आया। ठीक, अब आज के लिए इतना ही, एंड कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ विद अ न्यू लेक्चर।